हेलो एवरीवन, क्लास 9th के ये पहले वीडियो में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी के क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के प्रोज, डेमोक्रेसी के कॉन्स और कुछ डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरीके से, जो बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक क्लेम करती हैं लेकिन उनके यहाँ एक सिंगल पार्टी सिस्टम है जहाँ पे एक ही पार्टी है, उसी पार्टी का ही जो है पर्सन जो है वो इलेक्ट होगा और वो हेड करेगा। और कई जगह दो पार्टी हैं लेकिन एक पार्टी इतनी ज़्यादा चीज़ों में भारी है कि वो दूसरी पार्टी को आने ही नहीं देती है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि अगर एटलीस्ट वन से ज़्यादा, एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए मिनिमम, जहाँ पे इक्वल चांस हो दोनों के जीतने का, इक्वल चांस हो दोनों के लूज करने का। फेयर इलेक्शन जो है, कहने का मतलब ये है फेयर इलेक्शन हो, जनता वोट करे जिसको वो ठीक समझे, जिसको वो समझे कि हम वोट देंगे, ये गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट बना के जो हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे नीड्स, हमारे रिक्वायरमेंट को वो फुलफ़िल करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स जो कि नेसेसरी हैं सोसाइटी के लिए, जैसे कि सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी सोशल स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, बहुत सारी जो एक एसेंशियल फैक्टर है जो कि गवर्नमेंट को टेक केयर करना पड़ता है। अब इसमें कहीं ना कहीं अगर डेमोक्रेसी का एक अपर हैंड क्यों मांगते हैं आज की डेट में, डेमोक्रेसी को एक अपर हैंड, तो क्या डेमोक्रेसी ऐसा है कि वो मेक श्योर करता है कि वो पॉवर्टी इरेडिकेट कर देगा या कोई इस टाइप की चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके एनसीईआरटी में भी साफ साफ मेंशन्ड है कि ऐसा नहीं है। बट स्टिल अपर हैंड इसलिए है डेमोक्रेसी का बिकॉज सपोज जो हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम बात कर लें, हम एमपीज़ की बात कर लें, हम एमएलएज़ की बात कर लें, तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में, एमपीज़ को इलेक्ट करने में कौन वोट कर रहा है? पब्लिक। और फिर वो एमपीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो पब्लिक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एमपी, यहाँ पे एक मिस्टर ए हैं, इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी एरिया को मिस्टर बी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिस्टर बी, मिस्टर ए, मिस ए, मिस बी, जो भी आप समझ सकते हैं। तो अगर ये पर्सन आपकी विन किया और ये पर्सन आपकी लूज किया, लेकिन जनता के हाथ में पावर है कि नेक्स्ट टर्म में अगली बार जब चुनाव होगा, अगली बार जब चुनाव होगा तो ये स्थिति दूसरी हो सकती है। मिस्टर बी जीत गए और मिस्टर ए हार गए। इसको हम कहते हैं ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी, इसको हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक पावर। कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक पावर? यहां मिस्टर ए और मिस्टर बी, चाहे यहां मिस्टर ए और बी, दोनों में जो जीत रहा है उसको कौन चुन रहा है, कौन वोट कर रहा है? पब्लिक, जनता, पब्लिक वोट कर रही है। और ये जो पब्लिक है वो तभी वोट कर रही है जब उनको लगता है, उनका विश्वास होता है कि नहीं, ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट कराएंगे, ये पर्टिकुलर पर्सन हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था कराएंगे, मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे, तो बसेस चलेंगी, रेलवे डेवलप होगा, टाइम पे पेंशन मिलेगी। बहुत सारे न्यूमरस चीज़ें हैं जो कि एक पर्सन को अपने लाइफ में गवर्नमेंट से चाहिए, जो एक हमारा बाइंडिंग फैक्टर है।
तो मिस्टर ए और बी में यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि नेक्स्ट टर्म, तो ये जो नेक्स्ट टर्म में कौन इलेक्ट होगा, ए के भी चांसेस हैं, बी के भी चांसेस हैं जीतने और हारने के। वो इक्वल चांस जो है ये रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक का पावर, जनता का पावर, ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी का जो टेस्ट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आज के डेट में कोई भी पावर में आ सकता है और कोई भी पावर से जा सकता है, जनता के ऊपर है। तो डेमोक्रेसी सबसे प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन टुडेज वर्ल्ड, आज के दिन में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड या डेमोक्रेसी को क्यों एक अपर हैंड मांगते हैं, अगर आपसे ये कोई पूछे तो इसका सीधे सीधे आंसर, सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल आंसर ये होगा, पावर इज इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपल। तो वैल्यू ऑफ वोट इज इक्वल वोटिंग राइट, वोटिंग राइट फॉर ऑल अडल्ट, वोटिंग राइट फॉर ऑल अडल्ट्स। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको समझना है। देखिए मोस्ट प्रिविलेंट है बिकॉज पावर है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा खाना है या मोमोज खाना है, यू आर टेकिंग द डिसीजन कि पिज़्ज़ा अच्छा लगता है या मोमोज अच्छा लगता है, लेकिन आपको कोई फोर्स करे कि नहीं, आपको अगले 5 साल तक तीनों मील, चारों मील, जितनी भी मील आप करते हो, सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाना है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा या ये कन्वीनियंट होगा कि आज का मील जो आप कर रहे हो वो आप पिज़्ज़ा चाहते हो या मोमो चाहते हो, आप डिसाइड करो। तो कन्वीनियंट है कि हम डिसाइड करें, फोर्स ना किया जाए कि नहीं यू हैव टू टेक दिस डिसीजन ओनली। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो पावर है ये आम जनता, कॉमन पब्लिक पीपल, उनके हाथ में होती है। और ये जो चीज़ है इसको कहीं ना कहीं हमको समझना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू ऑफ वोट, अगर हमारे एरिया में मान लीजिए संसदीय का चुनाव हो रहा है और 5 लाख लोग वोट देने जा रहे हैं, 10 लाख लोग वोट दे रहे हैं, 20 लाख वोट दे रहे हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिफरेंट होंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर से हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, तो सांसद के चुनाव के लिए अगर 10 लाख वोट पड़ने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेस ऑन एनीथिंग उसको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि ये वोट करेंगे तो 10 वोट आएगा, ये वोट करेंगे तो 1 वोट आएगा, ये वोट करेंगे तो 100 वोट आएगा। नहीं, सबके वोट की जो वैल्यू है वो सेम है। सबको, जितने भी 18 या 18 प्लस सॉरी, सबको वोटिंग राइट है। तो चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी इकोनॉमिक स्टेटस का हो, किसी रीजन का हो, किसी क्लास का हो, उसको वोटिंग राइट हमारा संविधान देता है। और पीरियोडिक इलेक्शन, डेमोक्रेसी में पीरियोडिक इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई सरकार बन गई, 20 साल खींच रहे हैं, कौन कराएगा भाई? अगर मान लीजिए आप सरकार में हैं और आपके पास पावर है कि आप सरकार कभी भंगी ना होने दें, तब तो आप खींचते रहेंगे ना, कौन बोलने आएगा आपको कि सरकार को करिए? तो इसलिए पीरियोडिक इलेक्शन इज नेसेसरी। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो पावर दी गई है, पीरियोडिक इलेक्शंस को जो पावर दी गई है, एक टर्म जो फिक्स किया गया है उससे पहले खत्म हो सकता है, लेकिन ये 5 इयर्स का एक स्टैंडर्ड टर्म, एक नेचुरल कंडीशन में, एक ऑब्वियस कंडीशन में 5 साल का टर्म दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपके डेमोक्रेसी को और पावरफुल, सशक्त बनाती हैं। इस चीज़ को हमको समझना है। इसी बेसिस पे जो अब तक मैंने आपको समझाया है, आपका पूरा चैप्टर बेस करता है। डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है, डेमोक्रेसी कैसे रन कर रहा है हमारे कंट्री में सक्सेसफुली, तो ये समझना है। एक तो ये टर्म,
फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ें आपको समझनी इसलिए ज़रूरी हैं कि बेस आपका यहाँ से जो आपका एनसीईआरटी बनाता है। अब जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन क्लासेस में क्लास 9, 10th, 11th, 12th आपका जो स्टेप है वो और इंक्रीज़ करेगा एंड जो मैटर है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएगा आपके लिए भी पढ़ने में। लेकिन ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, इनको देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी एनसीईआरटी का वो चैप्टर जो आप वीडियो में देख रहे हैं, एक चैप्टर एक वीडियो में हम लोग करते हैं, तो उन चैप्टर्स को आप अपने वीडियो देखने के बाद रीड जरूर करें। रीड कर लिए हैं तो ये एज अ रिविजन वर्क करेगा, रीड नहीं किए हैं तो ये एज अ नो हाउ आपको बताएगा, जानकारी देगा। इसके बाद आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। उस चैप्टर रीड करने में भी कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस मैसेज को प्राप्त करके मेरी टीम, कोई भी नंबर मिलता है, कोई भी मैसेज ऐसा आता है, कोई डाउट आता है तो मुझे एज सुन एज पॉसिबल पता चलता है और जब संभव हो सकता है उतनी जल्दी हम उस चीज़ पर रिप्लाई करते हैं। तो अगर अब आपसे पूछिए भाई डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, डेमोक्रेसी का क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर फोर्स करके कोई पिज़्ज़ा खिलाए तो पिज़्ज़ा मज़ा नहीं देगा। एक बार दो बार अच्छा लगेगा, 5 साल तक कोई डेली पिज़्ज़ा ही खिलाए तीनों मील तो आप शायद लाइक नहीं करेंगे। मेरा चॉइस, मैं क्या खाऊं, फोर्स करके कि नहीं आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको यही करना है, तब फिर साउंड थोड़ा सा अलग करता है। वही चीज़ होता है कि अगर हम डेमोक्रेसी के अदर फॉर्म्स की बात करते हैं कि नहीं भाई रॉयल फैमिली है, बाय डिसेंट वो आते जा रहे हैं, उस फैमिली के हिस्सा हैं तो वो रॉयल फैमिली के हिस्सा हैं और वो हम पे रूल करेंगे। तो उसमें क्या होता है, कई बार जो इंटरेस्ट है पब्लिक का और जो इंटरेस्ट है फैमिली का, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उसके बीच में इंटरेस्ट का डेविएशन हो सकता है, उसके बीच में हो सकता है कि कोई डेविएशन ना हो। बट पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। अगर कल के डेट में मान लीजिए जो किंग साहब हैं उनके मन में आ जाए कि किसी को भी मेरी कंट्री में ये पर्टिकुलर कलर नहीं पहनना है, तो वो फरमान जारी कर देंगे और कहेंगे कि देखना कोई भी ये कलर अगर पहना हुआ मिले तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लो। लेकिन डेमोक्रेसी में ये सब नहीं हो सकता है, सरकार गिर जाएगी। समझ रहे हैं आप? देखिए ये पिज़्ज़ा मोमो या एक कलर वाली बात मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी पॉलिटिकल साइंस का अपना जो नो हाउ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप स्टार्ट करें, ब्यूटीफुल तरीके से स्टार्ट करिए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हमेशा से स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। ये सब्जेक्ट में आपके जो हेयर पिन पॉइंट्स होते हैं, जो हेयर पिन पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं हेयर पिन पॉइंट्स? जैसे आप देखेंगे आमतौर से हिस्ट्री में, आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में ऐसे सवाल आ गए होंगे कि कहीं मेंशन्ड ही नहीं है आमतौर से बुक में, एकदम कहाँ से उठा दिया, कहीं एक जगह छोटा सा मेंशन है या अपने हिसाब से कुछ समझा दिया कि भैया इस पीरियड में ये पेंटिंग्स का चलन बहुत चलता था, ये पोट्री का चलन बहुत चलता था। अब आपने मान लीजिए सिंघानिया जी की बुक पढ़ी, आपने एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स की बुक पढ़ी, लेकिन वो उसमें नहीं दिया है, तब क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो चांस होते हैं पॉलिटिकल साइंस, ये जो चांस होते हैं इकोनॉमिक्स में, ये चांसेस आपके कम होते हैं। करंट अफेयर में कहाँ से उठा लेगा नहीं पता, लेकिन ये ब्यूटीफुल तरीके से इन स्टैटिक सब्जेक्ट को आप अपने स्कोर को एनहांस करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है। मे बी किसी को वो सब्जेक्ट पसंद हो, तो मैं किसी सब्जेक्ट पे या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हेयर पिन पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं, जहाँ से इस टाइप के सवाल आ जाते हैं कभी कभी, चांसेस कम होते हैं। चांसेस है कि जो हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी जो है वही है। अब डेमोक्रेसी को कोई दूसरी बुक में अपने तरह से डिफाइन कर सकता है, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज कर सकता है उसके। संविधान जो है वही है, आर्टिकल जो है वही है, गवर्नर की जो पावर है वही है, प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है वही है, वो नहीं बदलेगा।
इसलिए ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि जो सब्जेक्ट अच्छा या बुरा यहाँ कोई चीज़ नहीं होता है। दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, वी आर नॉट देयर इन द स्कूल, एंड इफ वी आर देयर इन द स्कूल एंड स्टिल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वी हैव टू प्रिपेयर लाइक अ यूपीएससी एस्पिरेंट, कि कल के डेट में हमको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलनी है। उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए हमको मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रांग एंड बहुत साउंड होना है। उस चीज़ को हमको आज तैयारी करनी है, और तैयारी ऐसे करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही हमारा बेस्ट अटेम्प्ट हो। हमको नहीं सोचना है कि मेरे पास 6 अटेम्प्ट है, हमको नहीं सोचना है कि मेरे पास इतने साल हैं। हमको ये सोचना है दिस इज़ द ईयर जिसमें मुझे क्रैक करना है, मुझे अपना सिलेक्शन कराना है। इस सर्विस के लिए मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे चाहे IAS बनना हो, चाहे IPS बनना हो, चाहे IRS बनना हो, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मुझे पढ़ाई उसी हिसाब से करनी है कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। आप अपना बेस्ट दोगे तो मुझे यकीन है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं दोगे तो फिर डाउट होता है। रूलर्स, यहाँ रूलर वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई रूलर नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्टेड बाय द पीपल है, जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होता है बाय पीपल। और यहाँ पे समझाने के लिए जो है वर्ड बस रूलर लिख दिया है। दिस डेफिनेशन अलाउज टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने कलर वाला एग्जाम्पल दिया, 2015 तक सऊदी अरेबिया में वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे फीमेल्स को। बहुत सारे चीज़ें हैं जो अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में ये चीज़ें और ज़्यादा पब्लिक को वॉइस मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे एक लाइन में बताओ डेमोक्रेसी, तो आप कहेंगे जनता को, आम जनता को शक्ति होती है हाथ में वोट डालने की। हम चुनेंगे मेरा सांसद कौन होगा, और वो सांसद जो मेजॉरिटी पार्टी जीतेगी वो फिर प्राइम मिनिस्टर आपस में जो है हेड करेगा। कौन हेड करेगा? वो जो है लीडर ऑफ द हाउस चुनेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको समझनी होती हैं कि डेमोक्रेटिक होना एंड नॉन डेमोक्रेटिक होना किस तरीके से चलता है। तो यहाँ म्यांमार का एक एग्जाम्पल दिया है, उसको देखते हैं। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। तो देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे फिर जनता का से नहीं दिखता है। पीपल हैड नो से, देखिए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, पीपल हैड नो से। अब जनता की जब वो नहीं है, अब बोल दिया कि नहीं सबको राइस खाना है, किसी को रोटी नहीं खाना है, किसी को चपाती नहीं खाना है। अगर बोल दिया, मान लीजिए मन आया बोल दिया, तो फिर तो चपाती गई, राइस ही खाना पड़ेगा। वही चीज़ है, डेमोक्रेसी में नहीं बोल सकते, क्योंकि पता है नेक्स्ट टाइम इलेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी वाला एग्जाम्पल लिया था, और नेक्स्ट टाइम नहीं भी हो सकते। दोनों चांसेस हैं, इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग, इक्वल चांसेस ऑफ लूजिंग। डिक्टेटर लाइक पिनोके चिली में आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। जो मोनार्कीज वाला एग्जाम्पल रॉयल फैमिली के बाय डिसेंट जो है वो किंग एंड क्वीन जो वाला है। The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family। ये चीज़ हमने ऑलरेडी समझी। तो डिसेंट बेस यहाँ पे क्या है, डिसेंट बेस बात हो रही है। उस फैमिली में जन्म हुआ तो रॉयल फैमिली में जन्म हुआ और वो रूल करेंगे। लेकिन कहीं और फैमिली में हुआ होता तो नहीं करते, जो किंग साहब बोलेंगे, जो बोलेंगे वही फॉलो करना है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का एग्जाम्पल जो हमने शुरू में दिया था उसको आपको याद करना है, और उसको याद करके आपको आगे चलना है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो 1999 में उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया गया। जो जनता ने डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट किया उसको यहाँ पे जैसा मेंशन्ड है जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया, थ्रो अवे कर दिया, और अपने आप को क्या घोषित किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और फिर बाद में रेफरेंडम करा के अपने आप को एक्सटेंड भी करा लिया। इससे क्या आप समझते हैं, इससे क्या रिफ्लेक्ट करता है?
इस एग्जाम्पल से रिफ्लेक्ट करता है स्टेटस ऑफ देयर डेमोक्रेसी, या हम कहें डेमोक्रेसी लेवल की बात कर रहे हैं। तो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। ट्रू सेंस में यहां पढ़ने के बाद आप कहां कहेंगे कि पाकिस्तान में ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी है, जो यहां पे दिया हुआ है। अपने आप को ही चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया कंट्री का, और 2002 में रेफरेंडम, जैसे मैंने बताया, 5 साल का एक्सटेंशन भी ले लिया। और जो ह्यूमन राइट्स वाले थे, वहाँ के मीडिया वाले थे, उन्होंने बोला भी कि भाई जो ये रेफरेंडम हुआ है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन उनके बोलने से क्या होगा, वो बोलते रहे। अगर ट्रू सेंस में, मतलब जैसे नहीं कहते हैं, वाकई में अगर डेमोक्रेसी है तो इस टाइप की हरकतें आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये सारे एग्जाम्पल हमने देखा, म्यांमार का देखा, चिले का देखा, सऊदी अरेबिया का देखा, पाकिस्तान का देखा, ये चीज़ें हमको अब यहाँ पे आ गया चाइना। ये देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट से भी ये आपका सॉलिड करेगा। अगर आप किसी कंट्री के बारे में आज क्या बात कर रहे हैं तो उस समय क्या पोजीशन थी, समझ रहे हैं। तो आप अगर सोचें कि सारा ज्ञान चाइना का, पाकिस्तान का, सऊदी का जब हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं तो ले ले, तो मुश्किल है। एक हफ्ते का खाना एक बार में खाना मुश्किल है, सबके लिए नहीं हो सकता पॉसिबल। इट्स बेटर कि डेजर्ट्स की तरह एंजॉय करें इनको और अपडेट करते रहें। पढ़ाई ऐसे ही होती है, मत पढ़िए 9 घंटा, 2 घंटा पढ़िए, एंजॉय लेके पढ़िए। प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, National People Congress. National People Congress power to appoint the president of the country. 3000 मेंबर हैं, कुछ 8 और पार्टीज हैं जो मिलकर ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं या उनकी सपोर्टिंग जो 8 पार्टी उनके मेंबर हैं वही। लेकिन ट्रू सेंस में वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम चलता है, 1 पार्टी सिस्टम चलता है। जो आएंगे उसी से आएंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तब फिर डेमोक्रेसी कैसे है? हमारे पास हम मिस्टर ए को चूज़ कर लें, मिस्टर बी को चूज़ कर लें, सी को चूज़ कर लें, डी को चूज़ कर लें, हम जिसको चाहे उसको चूज़ कर लें। हम क्यों बोलेंगे कि नहीं भाई हमको खाना में खाना है तो हम सिर्फ जो है चाइनीज़ ही खाएंगे? हम नहीं खाएंगे चाइनीज़, हम आ जाएंगे इंडियन पे, हम आ जाएंगे कॉन्टिनेंटल पे, मैक्सिकन पे। फोर्स वाली जो चीज़ है नहीं होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ ऑप्शन should be there। ऑप्शंस होने चाहिए। आज की डेट में अगर आप जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, आप अलग अलग जो है जनपदों से बिलोंग करते होंगे। अब हर जनपद में अलग अलग सांसद होंगे। तो अगर मान लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट में जो एमपी हैं वहाँ पे जब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट में 2-4 लोग होंगे। तो ऑप्शन है ना कि वो चारों का, अगर यहाँ मैं लिखूँ ए का, बी का, सी का, डी का, चारों का इक्वल चांसेस है जीतने का और हारने का। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। बाद में समझ में आता है, तब तक या तो गाड़ी छूट चुकी होती है और या लेट हो गया होता है। तो इट्स बेटर गाड़ी तब निकलेगी जब हम चाहेंगे, ट्रेन तब छूटेगी जब हम चाहेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रहा था आपको, सिर्फ समझने के लिए कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी फ्री एंड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही हो सकता है जैसे हमने पीछे भी देखा, ABCD को जीतना और
विन एंड लूज का दोनों का चांसेस इक्वल है। जैसे अब बता रहे थे 2015 सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। एस्टोनिया में देख लें तो रशियन माइनॉरिटी को डिफिकल्ट था वहां राइट टू वोट का, नहीं देने दे रहे थे वोट। इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड वन वैल्यू। वन वोट वन वैल्यू फॉर ऑल अडल्ट्स। ये जरूरी है किसके लिए? ये किसके लिए जरूरी है? डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। एक वोट एक वैल्यू सब सारे। जैसे इंडिया में क्या एज है? 18 या 18+ वाले वोट देते हैं हमारे कंट्री में। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी चीज़ें और दी हुई हैं। आप चाहें जब आप पढ़ेंगे ये तो आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में। यूपीएससी के एस्पेक्ट से जो चीज़ें मुझे समझ में आई, स्टेट लेवल की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। मेजर तो मैंने यूपीएससी के हिसाब से ही जो है चीज़ों को चॉक आउट किया है इसमें। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, अब देखिए कुछ चीज़ें जो हमने ऊपर बात कर रखी हैं ऑलरेडी वो रिपीट होंगी। यहाँ रूरल, यहाँ जो रूलर है इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन। तो जो इलेक्ट कर रहे हैं, जनता इलेक्ट कर रही है, वो मेजर डिसीजन ले रहे हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। अगर यहाँ रूलर वर्ड थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है, तो जो करंट जो गवर्नमेंट है यहाँ नेक्स्ट टर्म में विन भी हो सकता है, नेक्स्ट टर्म में वो लूज भी कर सकते हैं, दोनों चांसेस हैं। कहने का मतलब दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। इक्वल वोट वाली बात है कि सबको वोटिंग का अधिकार एक तरीके से, जितने एडल्ट हैं। द एक्साइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिस रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंशनड है, ये हमारे सिटीजन्स का राइट है कि वोट कर रहे हैं उनको जो इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये जनता के लिए है। और कुछ कॉन्स भी लोग बताते हैं। उन चीज़ों में क्या है कि लीडर्स जो हैं चेंज होते रहते हैं, उससे इंस्टेबिलिटी होती है कंट्री में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इंस्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। तो जो पावर प्ले वाला है, तब पावर प्ले में मिस्टर ए एंड बी हैं, तो ए बी हैं या ए बी सी डी हैं, तो चारों में पावर टसल चल रहा है कि नहीं भाई हम ऊपर हैं, हम ऊपर हैं, नहीं हमको वोट दो, नहीं हमको वोट दो वाली चीज़। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। बहुत सारे पीपल को कंसल्ट करना है डेमोक्रेसी में। डिले भी होते हैं इसमें डिसीजंस। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द जो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है, मांग है, ज़रूरत है, इंटरेस्ट है। अगर 10 लाख लोग किसी एक पर्सन को वोट दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो पर्सन उन सब का इंटरेस्ट ना समझ पाए, तो कभी कभी जो डिसीजंस होते हैं उतने अच्छे, उतने कंजीनियल नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। पावर में आने के लिए इलेक्टोरल कंपटीशन के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए कि भैया हमको वोट दो, फ्रीबीज और गुडीज़, ये सब जो ज़माना आ गया है कि भाई हमको वोट दोगे तो हम फ्री में ये देंगे, हम वो देंगे, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। और कुछ मैल प्रैक्टिसेस तो वो करप्शन का पार्ट आ जाती हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। लेकिन इन सब को अगर आप देखेंगे, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी, ये आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के थे। जो फॉर डेमोक्रेसी वाला जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर आप फॉर डेमोक्रेसी देखेंगे तो पल्ला आपको इसका भारी मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास चॉइस नहीं है आपके जो गवर्नमेंट है उसको हटाने का और
फिर से नई गवर्नमेंट को चूज़ करने का, तो वो फिर चैलेंज है। देखिए डेमोक्रेसी, जैसे यहाँ भी लिखा है कि कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी ने पावर्टी हटा दिया, डेमोक्रेसी ने कोई भी क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैजिकल सोल्यूशन है। लेकिन तब भी अन्य जो ऑप्शंस हैं उनमें सबसे बेस्ट सूटेड सॉल्यूशन है। Democracy requires that the ruler have to attend the needs of the people. A democratic government is better government because it is more accountable form of government. Accountable है ना। अब मान लीजिए आपने वोट दिया अपने सांसद को, अपने विधायक को, आपने बोला कि हाँ भाई सांसद जी अस्पताल नहीं है हमारे जिले में, अस्पताल बना दीजिए। सांसद जी ने बोला ठीक है भैया, वोट दोगे अगली बार हम अस्पताल बना देंगे। आपने वोट दे दिया, अस्पताल ना बन पाया, तो अब क्या नेक्स्ट टाइम आप वोट देंगे? नहीं देंगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी सांसद जी की यहाँ पे बढ़ जाती है कि अगर क्षेत्र के लिए मैं अस्पताल नहीं बनाऊंगा, क्षेत्र के लिए सरकारी कॉलेज नहीं लेके आऊंगा, स्कूल में बेटर व्यवस्था नहीं करूंगा, मिड डे मील की क्वालिटी बेटर नहीं करूंगा, तो फिर यही दिक्कत आएगी, अकाउंटेबिलिटी वाली दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट टाइम जो वोट है वो फिर चैलेंजिंग हो जाएगा, वोट जो है वो चैलेंजिंग हो जाएगा। ये चीज़ें हमको समझनी है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में कई पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी सांसदगण मान लीजिए चूज़ करके भेजे जा रहे हैं, वो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, वोट करते हैं, तब चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कभी कभी जैसे ऊपर हमने देखा डिले के लिए भी बात करते हैं, लेकिन इतनी अच्छाइयाँ हैं कि कुछ बुराइयाँ भी होंगी, हर चीज़ की होती हैं। अपना अपना व्यू है, अपना अपना देखने का तरीका है। हमको अगेंस्ट वाले पॉइंट पता होने चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर वाले पॉइंट भी पता होने चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेमोक्रेसी बेटर बिकॉज करेक्ट हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया, गद्दी बैठा दी, जो कल के डेट में वोट लेने आए थे तो अरे बाबू अरे बहनी हाई हो और बड़े बड़े एल्डर्स का जो है पैर छू रहे हैं, ये कर रहे हैं, और जब सांसद बन गए, विधायक बन गए, तब घर के बाहर खड़े हुए हैं कि बाबू साहब गेट कब खोल, जब गेट खोलेंगे तब भाई बड़े साहब जब गेट बोले तब आदमी एंटर करेगा। तो अगर इस विचारधारा के कोई लोग हैं तब फिर दिक्कत है। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, ये एज ए एग्जाम्पल बस मैं समझा रहा था आपको कि डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं हो सकती। जो मैं भी एग्जाम्पल बता रहा था ये बिल्कुल गलत है, और अगर कोई ऐसा करता है तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं हो सकती। हमको पब्लिक से कनेक्टेड रहना है, हमको पब्लिक से कनेक्टेड रहना है, हमको समझना है कि जनता की क्या दिक्कत है और उसी को तो सॉल्व करना है। जनता के लिए, जब जनता के लिए हैं तो जनता की जो तकलीफ है वो अपनी तकलीफ है और उसी को दूर करना है। तो जो एग्जाम्पल दिया था ऐसा ना हो, यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ना होगा तो फिर ऐसा होगा, वो बड़े साहब वाली चीज़। तो ये चीज़ें हैं, देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से हो सकता है डिफरेंट हो, जो बुक में है, जो आपको समझने की ज़रूरत है उसको मैं समझा रहा हूँ। बाकी आप खुद से रीड करेंगे तो आपको और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इस चीज़ का समझ में आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, फिजिकली इम्पॉसिबल कि सारे के सारे लोग आएँ और हर डिसीजन में सारे लोग पार्टिसिपेट करें, और अगर उनके पास टाइम नहीं है तो दिक्कत होगा, स्किल नहीं है, डिज़ायर नहीं है तो दिक्कत होगा डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के, अपने एरिया से एक पर्सन को चुन के जिता के हम एक जगह भेजते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करने जो हमारी दिक्कत समस्या है वो वहाँ पे डिस्कस डिबेट करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इनको सॉल्व करना है, यहाँ पे ब्रिज बनना है, यहाँ रोड बनना है, अपनी अपनी प्रॉब्लम को वहाँ बताते हैं। तो डेमोक्रेसी का जो फोर्स था हमने देखा,
जो डेमोक्रेसी का अगेंस्ट था वो भी हमने देखा। ये सारा चीज़ आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी। आपके पास कोई बेटर एग्जाम्पल है तो आप उससे समझ सकते हैं। मेरे को जो ठीक लगा मैंने आपको बताया। बुक को ज़रूर रीड करिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करिए, पढ़िए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी फर्रा बना के आपको दे दे, कोई बुक दे दे कि एनसीईआरटी का पी के मैंने बना दिया है, पी के इन द सेंस कि उसको कंपाइल करके बना दिया है, तो उस चीज़ पे आप प्लीज़ मत जाइए। आपका कंपाइलेशन, आपकी नॉलेज आपकी है, वो ना मैं उसको एक्सीड कर सकता हूँ ना कोई एक्सीड कर सकता है। आपका जो है वो आप ही का है, उस पर बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।